नमस्कार। आसमान से उतरे खजूर पर अटके, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ श्रमिक स्पेशल के बारे में। आइए थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ तब से हमने लगातार देखा है सुर्खियों में मजदूरों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके की कठिनाइयों का वो सामना कर रहे हैं। भूख प्यास से परेशान, नंगे पांव घर जाने को मजबूर हैं। छोटा बच्चा सामान लेकर के वो कैसे जा रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि तकरीबन 140 मजदूर तकरीबन 600 एक्सीडेंट्स में शिकार हुए हैं। कुछ मजदूर के पटरी पर भी कटने की खबरें आई। इन सब के बीच सरकार ने फैसला लिया श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का। हम खुश हुए कि चलो अब कम से कम उनकी परेशानियां खत्म होगी। लेकिन श्रमिक स्पेशल के बाद भी उनकी परेशानियां जस की तस बनी हुई है। पहले रोड पे उनकी जान जा रही थी, अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भी भूख और प्यास से वो मर रहे हैं। लेकिन उनके बीच पहले भी उनके नाम से सियासत हो रही थी, आज भी उनके भूख से मरने पर भी सियासत वैसी ही जारी है। मैं कुछ आंकड़ों की बात करूंगा। पहला जो मृतक का केस आया वो अरमान और रहमत, आपने देखा होगा, सॉरी अरमान रहमत, ये अलवीना खातून का आपने देखा होगा। एक छोटे से बच्चे के साथ मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे वीडियो काफी चर्चित हुआ था। बच्चा एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी मृतक माँ के कफन रूपी कपड़े को खींच रहा है, उसके साथ खेल रहा है बड़ी बेफिक्री से स्टेशन पे बिना डरे। उसे लगता है कि माँ है पास में, माँ को जगाने और रिझाने की भी कोशिश कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि बाप का साया पहले उठ चुका था, आज माँ भी चली गई। अलवीना खातून के दो बेटे हैं, एक अरमान और एक रहमत। उनका जो बहनों साथ में यात्रा कर रहे थे, मोहम्मद वजीर, उनका कहना था कि भूख और प्यास की समस्या थी। छपड़ा के पास वो बेहोश हो गई, पानी का छींटा मारा गया, लेकिन ठीक नहीं हुई। हालांकि कुछ क्रॉस इसके बारे में और भी खबरें चलाई गई। रमाकांत उपाध्याय डीएसपी जीआरपी, उनका कहना था कि किसी बीमारी से पता नहीं वो त्रस्त थी और मानसिक विक्षिप्त भी थी, कौन सी बीमारी नहीं पता है। रेलवे मंत्रालय ने भी इस मामले में ट्वीट करके जानकारी दी कि भूख और प्यास की कोई समस्या नहीं थी, तबीयत खराब थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। दूसरा केस हम आपको बताते हैं, उसी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मकसूद आलम, ये अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। 2.5 साल के इनके बच्चे की तबीयत खराब होती है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। तकरीबन 4 घंटे तक ये आरजू मिन्नत करते रहे, न इनको खाना पानी मिला, न इनको चिकित्सा सुविधा मिली। अंततः बेटे ने दम तोड़ दिया। तीसरा केस है, 70 साल के व्यक्ति मुंबई दरभंगा श्रमिक स्पेशल में मृत पाए गए। नाम था इनका वशिष्ठ महतो। दानापुर में सब उतारा गया, मैहर और सतना के बीच इनकी मृत्यु हुई। चौथा केस है, 45 साल के व्यक्ति बहराइच के निवासी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सागर रेलवे स्टेशन पे इनकी डेड बॉडी उतारी गई। पांचवा केस है, उत्तर प्रदेश में 2 प्रवासी मजदूर, दशरथ प्रजापति जिनकी उम्र है 30 वर्ष, राम रतन गौड़ जिनकी उम्र है 63 वर्ष। रेलवे का ट्वीट आया कि दशरथ प्रजापति की मृत्यु पैरालिसिस की बीमारी थी इनको पहले से, और किडनी की समस्या थी, शायद इस वजह से हुई है। लेकिन राम रतन गौड़ क्या यमराज की पूंछ पकड़ के लटक लिए, ये बात इन्होंने नहीं बताई। खैर, अगला केस जो आया है छठा, वो है सूरत हाजीपुर में ट्रेन में 58 वर्षीय भूषण सिंह बलिया में मृत पाए गए। सातवां, कानपुर में झांसी गोरखपुर में 2 की मृत्यु हुई। एक रामावत चौहान 45 वर्ष और दूसरे की पहचान अभी नहीं हुई है। इसी तरीके से उरेखा खातून कटिहार के रहने वाली थी, इनकी मृत्यु सूरत पूर्णिया ट्रेन में हुई। रेलवे ने उनकी भी मृत्यु का कारण हार्ट सर्जरी को बताया है। इस तरह से और भी बहुत सारे केसेस हैं इसमें। आपको और भी अगर इनके ट्रेन के बारे में जो अव्यवस्था या कुव्यवस्था हुई है उस बारे में आपको जानना हो तो एक स्वतंत्र पत्रकार है साहिल मुरली मेघनानी, आप उनका ट्विटर हैंडल चेक करें, आपको बहुत कुछ उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। श्रमिक स्पेशल के नाम से एपिसोड चला रहे हैं वो, और काफी बढ़िया भी है। अब आते हैं हम इसके कारणों के बारे में कि आखिर समस्या क्या है। फॉर्मर रेलवे बोर्ड चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार, उन्होंने कहा कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जो स्पेशल वर्ड है, इस स्पेशल ट्रेनें जो भी होती हैं उनमें स्पेशल जैसा कोई बात नहीं होता, न कोई स्पेशल इनका कोई टाइम टेबल होता है, न स्पेशल जैसी कोई व्यवस्था होती है। सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ दिनों में 3604 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी है रेलवे के मुताबिक, तो क्या किसी बढ़िया व्यवस्था के 3604 ट्रेनें क्यों चला दी गई। एक बड़ी समस्या जो उन्होंने बताई है वो है कि रेलवे कई जोन्स में बटा हुआ है। सेंडिंग जोन्स कोई और है और रिसीविंग जोन्स कोई और है। अमूमन सेंडिंग जोन्स में सेंट्रल वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न और साउथ सेंट्रल वेस्टर्न जोन है, जबकि रिसीविंग जोन नॉर्दर्न रेलवे है। अब ये जो जोन्स है डिफरेंट है, जिसमें ट्रेन एक जोन से निकल के दूसरे जोन में जाती है, इसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है।
इसकी वजह से कई बार रूट डाइवर्ट भी करना पड़ता है और कई बार ट्रेनें कहीं भी खड़ी रह जाती हैं लंबे लंबे समय तक, कहीं झाड़ियों में, कहीं खेतों में, जहाँ न तो प्रॉपर पानी मिलता है, न ही प्रॉपर जो है इनको खाना नसीब हो पाता है। ऐसे भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें तो चला दी गई हैं, लेकिन जो दुकानें हैं रेलवे स्टेशन पे वो बंद पड़े हैं। एक वीडियो दबाए के हवाले से वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया कि एक खेत में जब ट्रेन रुकती है तो लोग भूख प्यास से खेत के जो मक्के हैं वो तोड़ करके और उसे भून करके अपनी जो है भूख मिटा रहे हैं। इस तरह की भी सामने आई है। रेलवे हालांकि खाने के लिए उनसे पैसा ले रहा है 20 रुपए का, लेकिन उसके बदले में क्या दे रहा है उसकी भी शिकायतें थोड़ी सी आई हैं। सॉलिसिटर जनरल से भी सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि श्रमिक मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था सरकार क्या कर रही है, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये स्टेटमेंट दिया है उनको कि इसकी बारे में राज्य बेहतर बता सकते हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में खाने की व्यवस्था रेलवे का है या राज्य सरकार है, राज्य सरकार के मत्थे है, ये हमें नहीं पता। खैर, और एक चीज इसमें से सामने आई वो ये था कि तकरीबन 40 ट्रेनें अपने गंतव्य के जगह पर दूसरी जगह पहुंच गई। उनको जाना कहीं और है, मतलब डेस्टिनेशन कहीं और है, पहुंच रहे हैं कहीं और। एक ट्रेन मुंबई से निकलती है गोरखपुर के लिए और पहुंच जाती है उड़ीसा राउरकेला। दूसरी ट्रेन लोकमान्य तिलक मुंबई से निकलती है पटना के लिए और पहुंच जाती है पुरुलिया। एक ट्रेन निकलती है बस्ती के लिए, पहुंचती है गाजियाबाद। इस तरह कई सारी ट्रेनों की कहानियां हैं। अब पता नहीं है कैसे पहुंचती है। रेलवे में बहुत सारे सोशल मीडिया पर रेलवे की मीम्स आ रही हैं कि भाई साहब बताओ ये ट्रेन किधर से जाएगी, आगे से बाएं लेना है या दाएं लेना है। ये बिल्कुल मतलब भारतीय रेलवे को कॉमेडी का विषय बना दिया गया है इस टॉपिक के ऊपर। इसके बारे में जब हमारी बात हुई, रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनोद कुमार यादव कहते हैं कि 80% ट्रेनें बिहार और यूपी जाती हैं। ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है, इलाहाबाद बोटलनेक पड़ता है, तो प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं कि एक जगह एक ही प्लेस पर बहुत ज्यादा ट्रेन को रोकने की बजाय हम उसे रूट डाइवर्ट करते हैं। जैसे भागलपुर की ट्रेनें गया रूट से होकर घूम के जाती है। परिणामतः ये है कि 24 से 25 घंटे का जो सफर है वो तकरीबन 90 घंटे में तय हो रहा है। और उस 90 घंटे में कितने बार खाने के पैकेट्स मिले हैं और कितनी पानी की बोतलें मिली हैं लोगों को प्रति व्यक्ति, इसका कोई ब्यौरा रेलवे की तरफ से नहीं आया है। ये अव्यवस्था है। आप सोच सकते हैं 46-47 डिग्री टेम्परेचर है। दिल्ली में 2 दिन पहले 47 डिग्री टेम्परेचर था। इस 47 डिग्री और 46 डिग्री टेम्परेचर में दोपहर के 2 बजे लोहे के बने डब्बे में क्या गर्मी रहती होगी और किस तरह की गर्म हवाएं चलती होंगी, उसमें ट्रेन में क्या स्थिति होती होगी, आप इसको बड़े आराम से आप अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसको कि क्या स्थिति पड़ती होगी। भारतीय रेलवे ने अपनी सफाई में कहा है कि अमूमन मृतक व्यक्ति में ज्यादातर वो व्यक्ति हैं जो दूसरी शहरों में, बड़े शहरों में इलाज कराने गए थे और अब जब वो लौट रहे हैं तो चूंकि वो पीड़ित हैं, रास्ते में उनकी मृत्यु हो जा रही है। हमारा और या फिर उसमें से ज्यादातर व्यक्ति जो हैं वो अधिक उम्र के हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे के अंदर वो कैसी व्यवस्था है जहां एक बीमार व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु हो जाता है। अगर ऐसा है तो रेलवे एडवाइजरी करे कि तबीयत खराब है तो आप सफर ना करें, उनकी व्यवस्था हो। और दूसरा, रेलवे अपने भी क्रॉस चेक करे अपनी व्यवस्था को कि आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है कि एक बीमार व्यक्ति मर जा रहा है। अगर बीमार को ही ढोने का काम रेलवे नहीं कर सकती है तो रेलवे बंद कर ले। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। कोऑर्डिनेशन किस दुकान पे मिलता है मुझे बताइए, मैं खरीद के आपको दे देता हूँ। कोऑर्डिनेट तो आप ही करेंगे ना साहब। रेलवे खुद कितना संजीदा है, आप ट्विटर हैंडल पे जाइए रेल मंत्रालय के, उनका ट्विटर हैंडल चेक कीजिए और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि रेल मंत्रालय अपने रेल के प्रति कितना जवाबदेह है और मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कितना जवाबदेह है, वो उसके प्रति कितनी संजीदा है, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। जब सॉलिसिटर जनरल से सवाल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कल कपिल सिब्बल ने सवाल किया तो उनका कहना था कि आप विपक्ष से हैं और इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाएं। सवाल है कि सॉलिसिटर जनरल सरकार का पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां उनसे सवाल कोई भी व्यक्ति के तौर पे कर सकता है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति क्या सॉलिसिटर जनरल करेंगे? प्रवासी मजदूरों की समस्या कब खत्म होगी? और एक सवाल तो हम सरकार से भी करना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन हुआ था, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो सरकार ने अचानक से हमें हम सभी भारतवासियों को एक साथ बताया कि कल से धप्पा, कल से लॉकडाउन है ना। लेकिन उससे पहले अपनी आपदा प्रबंधन को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी मिशनरियों को कितना तैयार किया था? क्या इसकी सूचना पहले से
क्या इसकी सूचना पहले से राज्य सरकार को दे दी गई थी? क्या इसकी सूचना पहले से आपदा प्रबंधन को थी? क्या सरकार ने अपनी व्यवस्था पहले से की थी? अगर नहीं तो सरकार ने किस बेस पर अचानक से घोषणा कर दिया? क्या सरकार के पास डेटा नहीं था कि कितने लोग दूसरे स्टेट में फंसे हैं? क्या सरकार को ये नहीं पता था कि ये सारे लोग अगर अचानक अपने अपने गृह राज्यों को लौटना शुरू करेंगे तो इसकी व्यवस्था क्या होगी? अगर सरकार को लगता है कि इनके जाने से कोरोना पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो क्या लॉकडाउन से पहले इनको इनके गंतव्य तक नहीं पहुंचा दिया गया होता? कोई परीक्षा देने बाहर गया था, कोई रिश्तेदारों के यहाँ गया था, कोई घूमने गया था। अभी बेगूसराय में आपने चर्चा सुना होगा कि एक बारात आई थी यूपी से, तकरीबन 1.5 महीने तक लड़की वालों के यहाँ रुकी रही। इस तरह की समस्याएं आई। तो जब अगर श्रमिकों को भेजना ही है, प्रवासी मजदूरों को, तो पहले ही भेज देते। और अगर आप पहले नहीं भेजे, अचानक से आपको लॉकडाउन करना पड़ा, तो अब क्यों भेज रहे हैं? और अब आपके भेजने की वजह से पूरा जिला प्रशासन से लेकर के राज्य स्तर का प्रशासन हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबका सब तंग तबाह है। क्वारंटाइन सेंटर में सारी व्यवस्थाएं अलग पड़ी हैं। भारत में 2 ही चीजें दिख रही हैं। वित्त मंत्रालय जो एमएसएमई है, बड़े सेक्टर्स हैं, उनके लिए घोषणाएं करते हैं और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का जिक्र होता है। इन दोनों के बीच में एक मिडिल क्लास फैमिली भी है जो छोटा मोटा धंधा करता है, छोटे मोटे वेतन की नौकरी करता है। उसका क्या? वो भारत का निवासी नहीं है। ये पूरा विषय आपने घुमा करके रखा हुआ है सिर्फ प्रवासी मजदूर और बड़े उद्योगपतियों के बीच। मिडिल क्लास अपनी जगह खोजना चाह रहा है कि हम कहाँ हैं, हमारे लिए क्या योजनाएं हैं, हमारे लिए क्या घोषणाएं हुई हैं और हमारे लिए आप किस तरह की राहत देंगे। प्रवासी मजदूरों के बारे में सरकार थोड़ी संजीदगी से सोचे। अभी तक सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 91 लाख लोगों को पहुंचाया जा चुका है। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, इस बात को समझिए। क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर थे और आपने लॉकडाउन करा दी? और अभी भी पता नहीं कि आप कब तक मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा पाएंगे। और वापस जब लॉकडाउन आप बिल्कुल खोलेंगे, उद्योग धंधे पटरी पर आएंगे, वापस ये लोग लौट के आएंगे अपने काम पर, फिर पुनः रेलवे को वही मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या बिल्कुल भूख प्यास और पैसे की परेशानी की वजह से प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, या उन्हें लगता है कि ये लॉकडाउन पता नहीं कब खत्म होगा, काम धंधे कब पटरी पर आएंगे, इस वजह से वो लौट रहे हैं? क्या इसके पीछे होमवर्क हुआ है? क्या उनको भरोसे में लेने की भरपूर प्रयास हुआ है कि हाँ बिल्कुल हम आपको कह रहे हैं कि 1 महीने ही लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? सरकार को इन सारे मुद्दों पर सोचना चाहिए। लॉकडाउन 5 सरकार के ऊपर है, राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है। आज कल में फैसला आ जाएगा। उम्मीद है कि सरकार बेहतर डिसीजन लेगी और सरकार से हमारी मांग रहेगी कि बिल्कुल कठिन निर्णय का वक्त है, भले ही निर्णय कठिनता से करें, लेकिन वो निर्णय सम्यक होना चाहिए। राज्य सरकार पक्ष हो, विपक्ष हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबके कोऑर्डिनेशन के साथ, सबके हित के साथ एक सम्यक प्रोग्राम लॉन्च करे और कठिन निर्णय ले। धन्यवाद।